जय हिंद, वंदे मातरम। 15 अगस्त 2025 हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता के 78 वर्षगांठ को पूर्ण करेंगे और इसी उपलक्ष्य में हम सभी पूरे देश भर में तिरंगा लहराएंगे। हर घर में, हर फैक्ट्री, वर्कशॉप, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी जगहों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। जैसा कि हर वर्ष ध्वजारोहण शासकीय कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज और जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय में होता है, वैसे होगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सनातन धर्म सेवा परिषद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी देशवासी मिलकर, सभी सनातनी मिलकर अपने देश को प्रगति की मार्ग पर अग्रसर करें। जब हम मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। जब हमारे सभी देशवासी मजबूत होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, हम सभी मजबूत होंगे। किसी एक व्यक्ति के मजबूती से, 5-10 लोगों की उन्नति से पूरे देश की उन्नति नहीं होती, वरन सभी देशवासी खुशहाल हो, सुख शांति समृद्धि हो, तभी हम अपने आप को सुखी और संपन्न मानेंगे, सुरक्षित मानेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर के पूर्व संध्या पर मैं आप लोगों को वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें जो कि भविष्य में काफी चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि जब भी ऐसे कोई माहौल बनते हैं तो माता रानी की कृपा होती है, मां भारती की कृपा होती है कि उस पर अंकुश लग जाता है और हमारा देश पुनः सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ऐसा कहने बस से काम नहीं होगा। इस दुनिया में हम सनातनी भाई आए हैं कुछ करने के लिए। हमारा जन्म हुआ है कुछ विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इस जीवन में आए और जन्म के बाद में खाया पिया, सो गया, फिर दिन हुई, फिर वही दिनचर्या, कोई कर्म नहीं किया, कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई, जन सेवा नहीं की, लोगों के काम नहीं आए, तो वह जिंदगी व्यर्थ है जो किसी के काम ना आए। मेरे सनातनी भाई बहनों, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर मैं प्रकाश डालूं तो अभी कुछ इस प्रकार की वातावरण बने हुए हैं जिसको देखकर एक और बहुत ही क्रोध भी आता है, दूसरी ओर उन राजनीतिक दलों की, उन नेताओं की दयनीय दशा को देखते हुए
दुख भी होता है, और इस दुख का कारण वे स्वयं है। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके पहले भी जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कुछ राज्यों में कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार बनी, क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी, तो वहीं कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और साथ ही केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व वाली एनडीए की सरकार बनी। अब चूंकि यह नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनी, और तमाम विपक्षी दलों ने यह सोच लिया था कि इस बार कतई भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई दांव पेच नहीं खेला, उन्होंने भी अपने बातें और विभिन्न प्रकार के हथकंडे उन्होंने भी अपनाया। सभी राजनीतिक दल अपनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद, केंद्र में जब सरकार बन गई, विभिन्न राज्यों में जब सरकारों का गठन हो गया, और विपक्षी दल भी कुछ सम्मानजनक स्थिति में आए। पूर्व के अगर चुनावी आंकड़े देखें तो इन चुनाव में उन्हें कुछ ज्यादा उपलब्धि मिली, प्लस हुए। इसके बावजूद विपक्षी दलों को सिर्फ एक ही दुख, एक ही आक्रोश, उनकी सरकार नहीं बनी, केंद्र में वे सरकार नहीं बना पाए। मैं एक मुद्दे की बात करता हूं, सरकार क्यों नहीं बनती? क्योंकि क्षेत्र की जनता, देश की जनता उस दल के जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें अपना वोट नहीं देते, मत अपना उनके पक्ष में नहीं करते। इसका मतलब ये कि जनता जो है वह उनके पक्ष में नहीं होती कि वह प्रतिनिधि बने और उनकी सरकार बने। यही तो बात होती है मेरे ख्याल से। प्रजातंत्र यही तो है, जिनको ज्यादा मत मिले, ज्यादा वोट मिला, ज्यादा मतदान हुआ जिनके पक्ष में, उनकी सरकार बन जाती है, उनके प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, और इस प्रकार से उनकी सरकारें बन जाती हैं। और जिन कार्यक्रमों को लेकर दल सामने आते हैं, जिन घोषणाओं को लेकर जनता के समक्ष जाते हैं, जनता को वो ये चीजें पसंद आती है तो वे उनको मतदान करते हैं। जिनको नहीं पसंद आती जिन पार्टी को, उनको मतदान नहीं करते, या उनके पिछले जो कार्यकलाप हैं, पिछले जो कार्यक्रम है, उसे याद रखते हुए जनता मतदान करती है। ऐसा ही तो होता है ना। ऐसा हुआ, फिर से कुछ सीटें कम आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी और वे आज सत्ता में हैं। अब बात यह आती है, सबसे पहले ये ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विपक्षी दल लगातार विरोध करते आए कि भाजपा इसका दुरुपयोग करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं पहले राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था और मैं कई बैठकों में भी जाता रहा हूं, कलेक्ट्रेट में, निर्वाचन आयोग के बैठकों में भी। मुझे वहां पर ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी की जा सकती हो। तमाम प्रकार के अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के, मतलब
जितने भी मीडियाज हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक में चला रहे हैं, इंस्टा में चला रहे हैं, फोरम में चला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पे पोस्ट आ रहे हैं। बात यह है, आप वास्तविकता से दूर हटकर लोगों का ध्यान भटकाने, आप अगर परीक्षा में फेल हो गए तो आपने दूसरे के ऊपर में लांछन लगा दिया कि मैं इसके कारण हुआ या मैं इस वजह से हुआ। आप अपने स्वयं की गलती नहीं देख रहे हैं कि आप क्यों उस परीक्षा में पास नहीं हुए। ये तो वही बात हुई, आप चुनाव हार गए, आपको वोट कम मिले, तो आपने ये राग अलापना चालू कर दिया पब्लिक के सामने, जनता के सामने, कि भाई लोगों ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर दी। उसके बाद दूसरा एक और प्रारंभ हो गया, ईवीएम की मशीन की बात तो गई, अब दूसरी बात लोगों ने प्रारंभ कर दिया, वो है निर्वाचन आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उस पर अविश्वास प्रकट करना। इन लोगों ने कह दिया कि मतदाता सूची अब गड़बड़ है। मैं एक बात, मेरे सभी सनातनी भाई बहन, चूंकि मैं राजनीति में भी रहा हूं और विभिन्न बैठकों में, सामाजिक धार्मिक बैठकों में भी सम्मिलित होता रहता हूं, और जहां तक है कि प्रशासनिक कार्यों का भी मैंने पर्याप्त अनुभव किया है, अध्ययन किया हुआ है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, निर्वाचन आयोग कभी भी किसी चीज में लापरवाही नहीं करती, कोताही नहीं बरतती। एक मतदाता सूची को लेकर जो बात है, जिन आईडीज को लेकर वो किए जाते हैं, आधार कार्ड एक बेस माना गया था, वो उसको भी बेस से हटा दिए गए। कोई जरूरी नहीं कि किसी का आधार कार्ड यहाँ का है तो उसकी आईडी, वोटर आईडी उसी जगह की होगी। लेकिन अभी निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है, आधार कार्ड किसी का परिचय पत्र हो सकता है, लेकिन वो वोट देने का अधिकार नहीं हो सकता। ये सबको पता है, ये आज की नहीं, प्रारंभ से है। क्या इन बड़े बड़े नेताओं को नहीं मालूम? केंद्र में बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, लोकसभा में सांसद बनकर बैठे, राज्यसभा सांसद होकर बैठे, विधायक। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का आंदोलन। अरे आपके पास मुद्दे नहीं है। ऐसे पार्टीज जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो आज निर्वाचन आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या आप संविधान के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? आप संविधान की रक्षा, संविधान की बुक, उसकी कवर लेके घूम रहे थे कि हम संविधान की रक्षा करें। भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है। अरे हद कर दिया आपने। आपने तो इतना बोल दिया है कि इतना अगर कोई सामान्य आदमी बोल दे तो उसको तो कई वर्षों की जेल हो जाए, उसकी जमानत ना हो। एक वाकया भी हुआ भी है, कुछ ऐसे केसेस अभी, एक क्या कई केसेस हो चुके हैं। और आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री को गाली बक सकते हैं, आप राष्ट्रपति को कुछ भी कह सकते हैं, आप गृह मंत्री को कुछ भी कर सकते हैं, आप सत्ता में बैठे जितने भी प्रमुख पदों पर हैं, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, सबको आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। वो आपको कटघरे में नहीं कर रहे खड़ा, आप उनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप उनके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। क्या आप जो है संवैधानिक संस्थाओं का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं? आपने क्या सोच रखा है? संविधान का मखौल उड़ाने वाले आप हैं। जब संवैधानिक संस्थाएं पूरे नियम के तहत कार्य कर रही है, मतदाता सूची का को नियमों के तहत अपडेट किया जा रहा है, चाहे वह बिहार की बात हो, SIR जो वहां पर हो रहा है, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आपको आपत्ति है। जो नाम जो वहां पर नहीं है उनके नाम काट दिए जाते हैं, जो है उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं, जिनका नाम अगर दोबारा आ गया है तो उनको हटा दिया जाता है, एक ही नाम रखा जाता है। क्या तकलीफ है आपको? जब वहां की आम जनता को तकलीफ नहीं है,
वहां की क्या, पूरे देश में किसी जनता को, किसी को तकलीफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन राजनीतिक दलों को तकलीफ है। वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि ये सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। सत्ता में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि देश की जनता इनको चाहती नहीं है। तो देश की जनता नहीं चाहती है तो आपके ऐसे करने से क्या होगा? आपका क्या बहुत अच्छा संदेश जा रहा है? आपको क्या लगता है कि आप इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं और जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सिस्टम जो बना हुआ है, उसके खिलाफ बात करेंगे तो देश की जनता आपको साथ देगी? आप कितना भी हवाई फायर करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब देश की जनता जो है पढ़ लिख चुकी है और दूसरी बात है चीजों को समझ रही है। आप लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करें, आप सरकार पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए इस प्रकार का कार्य करें, सबको समझ आता है। आप ये चाहते हैं कि आप कितने भी भ्रष्टाचार करके निकले, आप पर कानूनी कार्रवाई ना हो, आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई ना हो, आपके पास सीबीआई की कार्रवाई ना हो, आपके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई ना हो, और उससे बचने के लिए आप हो हल्ला करेंगे, लोगों का हुजूम अपने यहां ले जाएंगे। एक बड़े नेता के घर में अगर कोई कार्रवाई होती है, भ्रष्ट पाया जाता है, भ्रष्टाचार होता है, तो पूरे कार्यकर्ता, पूरे कोई भी दल के कार्यकर्ता है वो जाकर वहां उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। वही एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ अगर कोई बात होती है तो एक बड़ा नेता क्या, कोई 4 आदमी खड़े नहीं होते। इस बात को आपको समझना चाहिए। आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं का स्वयं दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पे दबाव डाल रहे हैं, उनको कार्य करने दे रहे हैं। प्रशासनिक कार्य में आप जो है बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं है आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए? क्या बोलने की स्वतंत्रता है तो इतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती बोलने की? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की इतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती कि आप देश के प्रधानमंत्री को आप चोर कहने लगे, चौकीदार करने लगे? शर्म आनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे भी हैं, पूरी जनता ने उनको ससम्मान बनाया है। वह हमारे लिए सम्माननीय है और हम उनका सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति है, हम उनका सम्मान करते हैं। हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम का जो है सम्मान करते हैं। और इस प्रकार से जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब चीजों से ये राजनीतिक दल अपने आप को दूर करें। जनता के वास्तविक जो मुद्दे हैं उसको लेकर सड़कों पर आए, सदन पर आए, न कि स्वयं के बचाव के लिए, स्वयं सत्ता में आने के लिए। और जो सत्ता जनता ने, प्रमुख दल जो भी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई है या अन्य राज्यों में उनकी सरकार बनी हुई है, उसे डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने शासन करने देना चाहिए। आप अपना काम करिए। कोई मुद्दा है जो कि देश हित में है, जनता के हित में है, समाज के हित में है, आप उसे उठाएं। कोई समस्या है उसके हल का प्रयास करें, न कि ये कि आप स्वयं के हित के लिए, स्वयं कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए और अपने परिवार के लिए आप कार्य करें, अनावश्यक दबाव बनाए संवैधानिक संस्थाओं पर। बिल्कुल गलत है और जनता सब देख रही है। आपको इसके लिए माफ नहीं करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी यही हो जाना है। जो सत्य है वो तो सामने आना है। और आपको बता दूं मैं कि अगर इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का कार्य विपक्षी पार्टियों ने किया तो इसका खामियाजा भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और वह स्वयं, उनको तो स्वयं को भुगतना ही पड़ेगा, साथ में जनता भी इन सब चीज़ों से परेशान होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि
देश की अखंडता, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम सब देश हित में कार्य करें, राष्ट्र हित में कार्य करें, जन कल्याणकारी कार्य करें, एक दूसरे के काम आए। हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं, हम इस देश की ताकत हैं और हम सब भारतीय हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करें। अवश्य ही हम शीर्षस्थ स्थान पर होंगे। सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत उभर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। वंदे मातरम।